गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हमारा 360 डिग्री अकाउंटिंग और टैक्सेशन का जो कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है। एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि व्हाट्स दिस कोर्स इज ऑफरिंग टू यू। सो कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी अराउंड 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स विल बी फेयर इनफ। जिसमें आपको टोटल चार सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये मेजर 4 मॉड्यूल्स रहेंगे। जिसके साथ आपको कुछ कंप्यूटर स्किल्स, जिसमें फाइल मैनेजमेंट, देन एमएस ऑफिस किस तरह से वर्क करना है, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड फाइल, ये सब कुछ किस तरह से आपको वर्किंग करना होगा ऑन रियल प्रैक्टिकल बेसिस पे, वो आपको सिखाया जाएगा। अलॉन्ग साइड आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे आपको रिज्यूम्स कैसे प्रिपेयर करना है या इंटरव्यू में किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर दी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रोल्स के लिए। सो ये जो पूरा कोर्स रहेगा दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द कॉमर्स बैकग्राउंड, जो कि बी कॉम, बी बी ए, सी ए, सी एम ए, एम कॉम, एम बी ए, सी एस और एल एल बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, चाहे उनका कंप्लीट हो चुका हो एजुकेशन या फिर दे आर ऑलरेडी रनिंग, एंड उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो खासकर से अकाउंटिंग और टैक्सेशन इस रोल को प्रीफर करना चाहते हैं। सो जैसे मैंने बताया, आपको टोटल 4 मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिसमें बेसिक्स बिजनेस अकाउंटिंग होगा, जिसमें आपको बेसिक से लेके फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स पूरा सिखाया जाएगा, अपार्ट अलॉन्ग विद द टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर जो होगा। सेकंड हमारा जो मॉड्यूल है दैट इज अवर जीएसटी मॉड्यूल, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग और कैंसिलेशन किस तरह से करना है, जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड इन डेप्थ इन प्रैक्टिकल सेंस। देन थर्ड मॉड्यूल रहेगा हमारा इनकम टैक्स का, जहाँ पे आपको पैन कार्ड अप्लाई से करने से लेके रिटर्न फाइलिंग का तक का जो पूरा प्रोसेस है, जिसमें इनकम टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से करना है, किस तरह से आपको एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, ये पूरा नॉलेज आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड द फोर्थ वन मॉड्यूल इज द टीडीएस एंड टीसीएस चैप्टर्स। सो टीडीएस कब काटना है, कितना टीडीएस काटना होगा, कौन से पेमेंट पे टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा, एप्लीकेबिलिटी से लेके रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस तक का जो भी डेटाबेस है, जो भी टीडीएस का प्रोसेस है, वो सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने दो एडिशनल मॉड्यूल्स में रखे हैं, जिसके साथ साथ ये जो जो कोर मॉड्यूल है, जो टोटल 4 मॉड्यूल है, दिस इज अवर मेजर मॉड्यूल्स। सो मेजर मॉड्यूल में आपको सीखना है, प्रैक्टिकली लर्न करना है, एंड उसके बाद आपको हो सकता है कंप्यूटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपको एमएस ऑफिस, गूगल मैनेजमेंट किस तरह से करना है या फाइल मैनेज किस तरह से करनी है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हो गई। उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू और जॉब प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल किस तरह से कम्युनिकेट करनी है, एंड कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको सिखाई जाएगी, ताकि आपको एक एग्जैक्टली आप फ्रेशर से स्टार्ट होकर पूरा सीनियर अकाउंटेंट का जो भी पोजीशन है, या रिटर्न फाइलिंग या जीएसटी या इनकम टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हो इस पूरे अकाउंटिंग और टैक्सेशन फील्ड के अंदर। सो दिस इज व्हाट आवर एंटायर कोर्स। इसके साथ साथ आपको कोर्स कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो अगर आप एग्जाम पास होते हो तो आपको इसका एक एग्जाम भी होगा, यानी कि फाइनल एग्जाम भी विल बी देयर, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम भी होंगे, और ड्यूरिंग द क्लास जब जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी दिया जाएगा, दैट विल बी ऑन होमवर्क बेसिस। सो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से हमने टॉपिक्स, क्या कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए और उसको किस तरह से आपको अप्लाई करना है इन रियल वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाट आवर कोर्स इज। चलिए, तो आज से जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज अवर अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है, सबसे पहला है बिजनेस अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम बेसिक से। सो ऐसा नहीं होगा कि you are the only online students, and then 2 or more students are offline. Yeah. So let's start our first topic, that is basics of accounting. So अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले रियल वर्ल्ड में हमें अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, क्या अकाउंटिंग होगी, किस तरह से हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक समझने से पहले हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है, कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसमें अकाउंट में आपको ध्यान में रखने होंगे। सो अकाउंट सीखने से पहले आपको अकाउंट के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स समझने होंगे।
So let's start our first topic, that is basics of accounting. So इसमें हम क्या क्या आज चीज़ कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, कुछ बेसिक टर्म्स, बहुत अच्छे खासे टर्म्स है जो हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज़ द 3 गोल्डन रूल्स, जो हमने ऑलरेडी कॉमर्स अगर बैकग्राउंड से है तो आपको 3 गोल्डन रूल्स जो है वो हमने 11th स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे, दे आर द सेम। ठीक है, तो आपको गोल्डन रूल्स जो है वो बेसिक पिलर है किसी भी अकाउंटिंग स्ट्रीमलाइन को अ, अच्छे से प्रॉपर समझने के लिए। एंड वी विल आफ्टर लुक आफ्टर सम एग्जाम्पल्स की कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम ये तीनों गोल्डन रूल जो है वो किस तरह से एप्लीकेबल हो सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग क्या है? So the accounting is the process of recording, classifying, analyzing and interpreting the business transactions. सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं इन 4 पार्ट्स। सबसे पहले हमें करना है रिकॉर्डिंग। नाउ रिकॉर्डिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। कोई भी एक ऐसा बिजनेस का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, सो कोई भी अगर बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उन चीज़ को आप किस तरह से रिकॉर्ड करते हो, उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है, उसकी एंट्री कैसे करनी है, वहाँ से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम द रिकॉर्डिंग कंसेप्ट। देन उस रिकॉर्डिंग को हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाइंग इज द सेकंड थिंग, कि उसे क्लासीफाई करना है यानी कि उसको सेपरेट ग्रुपिंग करनी है। क्लासीफाई करना यानी कि ग्रुपिंग्स करना, ग्रुप्स में डिवाइड करना, जिसमें आपकी कोई इनकम है या आपके कोई एक्सपेंसेस है या आपकी कोई एसेट है या तो आपकी वो लायबिलिटी है। सो दीज आर द 4 मेजर कंसेप्ट कि जो भी आपकी रिकॉर्डिंग एंट्री हुई है वो इनमें से कौन से ग्रुप में हो रही है। या तो वो आपकी इनकम हो सकती है, एक्सपेंस हो सकते हैं, एसेट हो सकती है या तो फिर लायबिलिटी हो सकती है। सो सेकंड कंसेप्ट हो गया कि हमारे कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग करने के बाद हमें उसे क्लासीफाई करना है इन दी 4 ग्रुप्स। उसके बाद हमें एनालाइज करना पड़ सकता है कि इनकम है तो वो कौन सी इनकम है, वेदर इट इज सेल ऑफ गुड्स, वेदर इट इज सेल ऑफ सर्विसेज, क्या सेल ऑफ गुड्स की है या हमने सर्विस किसी को दी है, या कौन सी टाइप की इनकम है, चाहे वो डायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट इनकम है। एक्सपेंसेस में वैसा ही होता है कि एक्सपेंस है तो कौन से टाइप का एक्सपेंस है। फिर उसे हमें एनालाइज करने के बाद उसे हमें इंटरप्रेट करना है, उस ट्रांजेक्शन को, पूरे ट्रांजेक्शन को हमें इंटरप्रिटेशन करना है कि ये ट्रांजेक्शन आखिर क्या कहना चाहता है। सो ये ट्रांजेक्शन की वजह क्या वजह है और उसको ट्रांजेक्शन करने के पीछे जो भी उसका मोटिव है वो हमें समझना चाहिए सबसे पहले तो। सो टोटल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो टोटल उसमें 4 मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसमें अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट होता है विद द रिकॉर्डिंग। हमें कोई भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करने के बाद हमें उसे क्लासीफाई करना चाहिए इन ईच 4 कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरीज में वो ट्रांजेक्शन जो है वो कवर हो रहा है। देन उसे हमें एनालाइज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या एनालाइज करना चाहिए कि किस तरह से हमें उसका डिटेल में उसका एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा ये ट्रांजेक्शन हो सकता है और इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर। अब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, दैट में बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो जिसमें भी कोई भी ऐसा बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है जो कि पैसों में हो रहा है, ऑब्वियसली द फाइनेंसिंग या अकाउंटिंग जो है वो ऑलरेडी मनी के अंदर ही डिफाइन होता है। सो आपको जो भी ट्रांजेक्शन करने हैं, जो भी अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन किए, उसमें हर जगह पे कहीं ना कहीं पैसा तो लगा हुआ है। सो पैसा लगा हुआ है तो वो पैसा ही उस ट्रांजेक्शन को आपको डिफाइन करेगा कि ये जो पैसा लगा है वो कहाँ पे लगा है, चाहे इनकम में है, एक्सपेंस में है, एसेट में है, लायबिलिटी में है। आपको पूरा इसको एनालिसिस करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट अन अकाउंटिंग इज। सो द अकाउंटिंग कीप्स द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो जैसे जैसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे जैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे तो हमें हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड होगा वो हमारा परमानेंट रिकॉर्ड बनता जाएगा ना। जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सबका हम परमानेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं हमारे पास कि इतने इतने ट्रांजेक्शन हमारे पास हुए हैं। ओवरऑल फुल फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल में हमने कितने ट्रांजेक्शन इनकम के किए, कितने ट्रांजेक्शन एक्सपेंस के हुए, या कौन सी असेट हमने परचेज की है, या हमारे कौन सी लोन या लायबिलिटी हमारे पास क्रिएट हुई है। इन सभी ट्रांजेक्शन का हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रेडी बन जाता है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन नोइंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारी जो रियल फाइनेंशियल पोजीशन है ना, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके फाइनेंशियल असेट्स कितने हैं, आपके पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, आपके पास कितनी कैश अपने बुक्स अकाउंट में पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और इन सभी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड अगर अच्छे से करोगे तो दैट विल गिव यू द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू फाइनेंशियल यानी कि एक रियल
फाइनेंशियल पोजीशन आपको समझ में आएगी कि बिजनेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है. So accounting provides all valid financial information to the owners, banks, customers, governments, and other outside parties to make the correct decisions. तो उनको कुछ डिसीजन लेने होते हैं बेस्ड ऑन दी उनके उनके जो भी उनके मोटिव होते हैं. जैसे हम जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हमारे जो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हम हमारे ऑनर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सो ऑनर्स उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करेंगे. अगर कोई ऑनर है तो वो चाहेगा कि उसका सबसे पहला जो मोटिव होगा वो है प्रॉफिट कमाना. तो उसको उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से उसको वो पता लगे कि कितना प्रॉफिट मैंने पूरे साल में किया है. ठीक है. तो कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ या कौन सा पैसा मेरा कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है और उसमें से कितना मुझे रिटर्न मिल सकता है. तो ओनर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग के जरिए मिलेगी. देन सेकंड है बैंक. तो बैंक को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, बैंक क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकती है बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग. सो सपोज अगर आपने कोई लोन लिया है फ्रॉम बैंक, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, सो बैंक वाले आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांगते हैं जिसमें आपकी बैलेंस शीट मांगी जाएगी या इनकम स्टेटमेंट मांगा जाएगा. सो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सभी आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब आप अकाउंटिंग करोगे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करोगे. तो बैंक वाले आपके ऊपर रिलाय रहते हैं कि आप उनको सही इन्फॉर्मेशन दें. एंड वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि आपके इनकम एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें, वो आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितनी चीज़ें आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व की है, वो सारी चीज़ें आपको बैंक वाले ऑब्वियसली दे विल आस्क. क्योंकि उन लोगों से आपने लोन लिया हुआ है और जब भी आप लोन लेने जाते हो बैंक में, तो ऑलरेडी दे आस्क कि आपको या तो अकाउंटिंग, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मांगे जाएंगे. अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो हो सकता है वो आपके पास से इनकम टैक्स के रिटर्न्स मांग सकते हैं. ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कहीं भी आप लोन लेने जाते हो तो आपके पास से 3 साल के मिनिमम आईटीआर्स मांगे जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज बैंक्स रिक्वायरमेंट कि बैंक वालों को भी चाहिए कि आपकी इनकम एक्सपेंसेस क्या है, वो उनको पता होना चाहिए. एंड थर्ड वन इज कस्टमर्स. सो कस्टमर्स विल ऑल्सो एनालाइज योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. सो कस्टमर कैसे एनालाइज कर सकता है, मतलब सपोज कोई आप बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री है. ठीक है. बल्ब मेकिंग फैक्ट्री. तो कस्टमर कौन होगा, जो एक्चुअल में बल्ब परचेज कर रहा है. सो जो बल्ब परचेज कर रहा है कस्टमर, वो क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक कर सकता है किसी भी कंपनी के? नो, द आंसर इज नो. एक्चुअली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए उसको पहले तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का कंफर्मेशन होना चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का उनके पास एक्सेस होना चाहिए. सो दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कि कंपनी क्या कमा रही है, कैसे कमा रही है, उनका कंपनी का बिजनेस क्या है. बट उनको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर ये कंपनी बल्ब बना रही है तो उनके जो बल्ब वो मार्केट में उनकी कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन होगी या उनकी ब्रांड होगी. ठीक है. ब्रांड के हिसाब से होगा. जैसे आजकल अगर कोई बड़ी ब्रांड है कंपनीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक उजाला करके एक कंपनी है. देन सेकंड मीज एलईडी लाइट जो बनाते हैं. किसी को पता है कि कौन सी एक ऐसी कोई कंपनी है जो बल्ब बनाने है? एनी एनी आइडिया, एनी बिजनेस जो आप पता है? सूर्या. और कोई बल्ब बनाने वाली कंपनी? एनी आइडिया? बहुत ही फेमस कंपनी है ऐसी. हैवेल्स, नाम तो सुना होगा. ठीक है. हैवेल्स आर ऑल्सो गॉन फॉर द बल्ब मेकिंग एक्टिविटीज. तो उन्होंने पहले स्टार्ट किया फ्रॉम फैंस, देन एलईडी लाइट्स. ठीक है. सो ये सारी इनोवेशन वो लोग कर रहे हैं. सो अब आपको पता है कि बल्ब अगर मुझे चाहिए तो मुझे हैवेल्स कंपनी का चाहिए. तो आप जाके चेक कर सकते हो जो कंपनी के रिकॉर्ड्स है. ठीक है. तो ये पब्लिक रिकॉर्ड्स है, जैसे आरओसी के रिकॉर्ड्स है. तो आप वहाँ पे उनके एनुअल स्टेटमेंट देख सकते हो अगर आप उनके कस्टमर थे या आप उनमें इन्वेस्टमेंट है या आपके पास उस कंपनी के शेयर है. तो शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंट ये सभी रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं कि हैवेल्स कंपनी ने कितना पैसा कमाया, उनका टर्नओवर क्या है, उनके कौन कौन से एक्सपेंसेस है. ये सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि गवर्नमेंट के पास से टैक्स कलेक्शन का राइट है. सो उनको चाहिए कि कौन सी कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है. उनके लिए क्या चाहिए, उनको कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए. तो जैसे जैसे आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होते जाएंगे तो गवर्नमेंट को आपको पता चलेगा उनको कि आपके पास से कितना टैक्स उनको कलेक्ट करना है. सो टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट आपसे ये रिकॉर्ड मांग सकती है. एंड अदर आउटसाइड पार्टीज भी हो सकती है ताकि उनको अच्छे से करेक्टिव डिसीजन लिए जा ले सके.
नाउ कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं फॉर अकाउंटिंग। सबसे पहले देखते हैं फॉर एंट्री के लिए। एंट्री क्या है? एंट्री इज नथिंग बट इट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज कॉल्ड एंट्री। नाउ एंट्री का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो ना। नाउ रिकॉर्डिंग इज नथिंग बट इट इज एन एंट्री। हम कहते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम तो कहते हैं कि रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर एंट्री कहते हैं। सो अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि एंट्री किया है। सो एंट्री इज नथिंग बट इट इज अ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। देन सेकंड इज द नरेशन। नरेशन का मतलब ये होता है कि आपने ये जो भी एंट्री की है या जो भी रिकॉर्डिंग की है, उसके बारे में आपको कुछ ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करना है। इट इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आपको उनको बताना है कि ये ट्रांजेक्शन जो है वो क्या कहना चाहता है, या उसके बारे में आपको कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है ऑन योर अकाउंट। सो इट इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ट, इट इज़ कॉल्ड अ नरेशन। इट इज़ ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट। सो वो जो है हमेशा ब्रैकेट से होता है, स्टार्ट होता है। नरेशन हमेशा ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। जो भी आपने अकाउंटिंग एंट्री की है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी अकाउंटिंग एंट्री, जैसे कि कुछ चीज़ें आपने डेबिट की होगी और कुछ चीज़ें आपने क्रेडिट की होगी। नाउ वी विल सी कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, वो गोल्डन रूल्स में आपको समझ में आ जाएगा। बट उसके बाद जो हम ना नरेशन स्टार्ट करते हैं ना, वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए ब्रैकेट से। चाहे कोई भी ब्रैकेट हो, दिस इज द ब्रैकेट। एंड उसका जो पहला वर्ड है, या तो वो बिंग से शुरू होता है, बिंग, या तो वो फोर से शुरू होता है। सो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि दिस इज द एंट्री इज बिंग फॉर दिस ट्रांजेक्शंस, और दिस इज द ट्रांजेक्शन फॉर द अबाउट मेंशन ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे आपने मशीनरी खरीदी है, तो दिस ट्रांजेक्शन इज फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम दिस पार्टी। सो आपको वो एक्सप्लेन करना है कि कौन सी पार्टी से मैंने क्या खरीदा है, उसके बारे में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देना है। एंड दिस इज स्टार्ट विद द बिंग एंड फोर। सो ये दो हो गया हमारे कि एंट्री क्या है एंड नरेशन क्या है। नाउ द थर्ड वन इज गुड्स। नाउ गुड्स का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम, जिसका हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग जो भी हम कर रहे हैं। द टर्म रिफर्स टू द मर्चेंडाइज, कमोडिटीज और आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच द ट्रेडर ट्रेड्स। जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं, या हम बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बॉटल का बिजनेस कर रहे हैं, या हम गाड़ी का गाड़ी यानी कि जो फोर व्हीलर बेचने का बिजनेस कर रहे हैं, तो जो वो सारी चीजें हैं ना, वो हमारे लिए क्या है कहलाएगी, वो हमारे लिए दिस इज द गुड्स फॉर अस। तो वो हमारे लिए क्या है, गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन आर द गुड्स फॉर द केमिस्ट, केमिस्ट के लिए वो गुड्स है उसके लिए। वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर्स, उनके लिए वो वेजिटेबल्स हो गए, गुड्स हो गए। एंड द पार्ट्स लाइक टायर्स, engine, gearbox, cables are produced by a vehicle manufacturing like बजाज ऑटो एंड हीरो मोटर्स। सो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनको अलग अलग चीज़ें असेंबल करनी होगी। जैसे टायर्स कहीं और कंपनी से टायर्स लिए, देन इंजन कहीं और से लिया, गियर बॉक्स लिए, या केबल्स कहीं अलग से लिए। सो ये सारी चीज़ें जो है ये उनके लिए गुड्स कहलाई जाएगी। तो दे आर द गुड्स फॉर दी कंपनीज, कि उनको ये इस चीज़ में ट्रेडिंग करना है। देन कैपिटल। सो कैपिटल और ड्राइंग क्या है? सो कैपिटल का मतलब है कि हम, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, यानी कि हम बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लेके आते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल, कि हम कैपिटल लेके आए हैं। या तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है, जैसे कि जैसे हमने कोई बिजनेस शुरू किया, तो हमें हो सकता है कि हमें बिजनेस शुरू करने के लिए घर से कुछ पैसा लेके आना पड़े। सो हम जो घर से जो भी पैसा लेके आए हैं बिजनेस के अंदर, सो दैट इज अवर कैपिटल। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। सो जो भी हमारा ओनर है, वो बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है, वो उसे हम कहेंगे कैपिटल। द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल। तो दो चीज़ें होती हैं बैलेंस शीट में। एक होती है एसेट्स, यानी कि जिसके ऊपर हमारा राइट्स है, हमारी पास ओनरशिप है उसकी। सेकेंड इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इज नथिंग बट इट इज अवर डेट्स या लोन्स, हम उसे लोन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सो हमने कहीं से लोन लिया है और हमारे पास कोई एसेट है, तो इनका जो भी एक्सेस है, सरप्लस बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज आपने एक टू व्हीलर बाइक खरीदी है, ठीक है। आपने टू व्हीलर खरीदे है कहीं से, लेट्स सपोज इट इज कॉस्टिंग अराउंड 1.5 लैक्स। 1.5 लैक्स की आपकी एक टू व्हीलर है, जिसमें आपने
ये टू व्हीलर खरीद तो ली है, लेकिन उसके लिए आपने कहीं से लोन लिया है। ठीक है, आपने लोन लिया है सपोज 70,000 का। सो 70,000 का आपने कहीं से लोन लिया है एंड यू मैनेज समहाउ कि आपने 80,000 रुपीज जो है ना, वो आप अपने अपनी जेब से, यानी कि अपने कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, वहां से आप पैसे दे रहे हो। सो एक ट्रांजेक्शन आपने ऐसा किया है कि 1.5 लाख की आपने बाइक खरीदी है, और उस बाइक को खरीदने के लिए आपने 70,000 का लोन लिया है। तो 70,000 का लोन अगर हम माइनस कर दे, तो इसका मतलब ये है कि 80,000 जो है ना, वो हम हमारे पैसे लेके आए। तो वो जो पैसे है वो हमारे हैं, एंड दैट इज अवर कैपिटल। कि ये जो बचा हुआ है ना, कि हम हमारे पैसे लेके आए, सो दैट इज अवर कैपिटल। कि एसेट में से हमने लायबिलिटीज माइनस कर दी। नाउ ये जो टू व्हीलर है वो हमारे लिए एसेट हो गया, क्योंकि वो हमारी ऑनरशिप हो गई, उसके ऊपर हमारा राइट भी है कि ये हमारे नाम पे हो चुकी है। तो ये है हमारी एसेट, और ये लोन जो है वो हमारी लायबिलिटी है। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एंड दैट गिव यू द कैपिटल। सो दिस इज व्हाट अ कैपिटल इज। दूसरी तरीके से हम कहें तो जो भी हम बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हैं, दैट इज अवर कैपिटल। कैपिटल इज a liability for the business, as this amount is payable by the business enterprise to the owner of the, जो बिजनेस का जो ओनर है ना, उसको हमें पेमेंट करना पड़ सकता है वेन एवर वी क्लोज द बिजनेस। सपोज अगर आज हमने बिजनेस शुरू किया है, एंड लेट सपोज अगर 2-3 साल के बाद हमने कोई बिजनेस बंद कर दिया, तो जिस दिन हमने बिजनेस बंद किया होगा, उस दिन हमारे पास कुछ ना कुछ बिजनेस में कुछ ना कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लायबिलिटीज होंगी। तो जो भी असेट है बिजनेस क्लोज करने के टाइम पे, तो वो असेट का हम क्या करेंगे, उस असेट को हम बेच देंगे। ऑब्वियसली बात है कि हम बिजनेस नहीं करना चाहते आगे, तो उस असेट को हम बेच देंगे, और उसमें से जो भी पैसा रिकवर होता है, उसमें से हमारी जो लायबिलिटीज थी, जो लोन थी, वो हम चुका देंगे। सो उन सब के बाद कुछ ना कुछ हमारे पास ना सरप्लस बचा होगा। ठीक है, ये सरप्लस बचा है, तो इसके ऊपर राइट किसका है? क्या इसके ऊपर बिजनेस का राइट है या ओनर का राइट है? द आंसर इज सिंपल कि उसके ऊपर ऑनर का राइट होगा। बिजनेस का राइट नहीं बचेगा, बिकॉज बिजनेस ने ना ये सरप्लस किसके पास से लिया था? जब इनिशियली जब बिजनेस ने पैसा जो है वो ऑनर के पास से लिया था। सो जो बिजनेस है वो डिस्टिंक्ट माना जाएगा, यानी कि अलग रहेगा ऑनरशिप के अलग से, यानी कि ओनर विल बी डिफरेंट एंड द बिजनेस विल बी डिफरेंट। तो ये जो बिजनेस है ना, इसको पैसा देना पड़ेगा ऑनर को। तो ऑनर जो भी रहेगा, वो जो सरप्लस है ना, वो ये लेके जाएगा एट द एंड ऑफ द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। सो इसीलिए बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, और ऑनर के लिए इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, सिंपल टर्म्स में। सो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गई। तो ये कैपिटल जो है ना, वो ऑनरशिप के लिए क्या माना जाएगा कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट है उसका, क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में। लेकिन बिजनेस के लिए वो सेम लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि उसको जब बिजनेस क्लोज कर देंगे तब उसको पैसा देना पड़ेगा। नाउ ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स जो है ना, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है कैपिटल का। जब हम पैसा लेके आते हैं, तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, बिकॉज वो पैसा लेके आया है बिजनेस के अंदर। तो जैसे हमने पैसा लेके आए, तो वैसे हम पैसा लेके जा भी सकते हैं बिजनेस में से। तो जैसे हम बिजनेस में पैसा लेके जाते हैं हमें पर्सनल विड्रॉल्स के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अवर ड्रॉइंग्स। सो उसे हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्रॉइंग्स कहते हैं। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और असेट्स एक्सेट्रा withdrawn from the business by the owner for personal use called as a drawings। so जो भी हम पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा वहां से उठा के लेते हैं, या तो हो सकता है हमारे पास कोई एसेट थी या कुछ गुड्स थे, वो हम उठा के ले गए एंड वी यूज देम फॉर द अवर पर्सनल पर्पस। तो उसके तो जो भी ट्रांजेक्शन है, उसे भी हम ड्रॉइंग से कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोपराइटर पेज कॉलेज फीस फॉर हिज सन। तो उसके बच्चे की उसने कॉलेज फीस पे की है, और वो कौन से अकाउंट से पे की है? ऑब्वियसली उन्होंने बिजनेस के अकाउंट से पे की होगी। तो बिजनेस के अकाउंट से अगर जो हम मेडिकल एक्सपेंसेस या सन की स्कूल फी है, वो सब जो भी हमने पेमेंट किया है ना, वो सभी बिजनेस के लिए तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो फॉर बिजनेस पर्पज से होते हैं। अगर आपने कोई पर्सनल पर्पज से कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, दैट विल बी काउंटेड एज योर ड्रॉइंग्स फ्रॉम द बिजनेस। प्रोपराइटर का मतलब होता है कि एक सिंगल ओनर। प्रोपराइटर मीन्स कि एक सिंगल ओनर को जो बिजनेस को चला रहा है, दैट इज अ सिंगल ओनर। नाउ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नाउ हु आर द डेटर्स एंड हु आर द क्रेडिटर्स? सो डेटर्स क्या है? सो डेटर्स इज अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, सो फॉर बेटिंग फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। सो सपोज आपने कुछ सेल्स किया है, तो आपने जिसको सेल्स किया है उसके पास से आपको क्या करना है? उसके पास से आपको पैसा रिकवर करना है, रिसीव मनी। सो उसके पास से आपको पैसा रिकवर करना है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटर्स जो ऐसा है जिसको आपने गुड्स बेचे हैं या सर्विस दी है किसी को, और उसको आपको पैसा पे करना है, यानी कि बिजनेस को पैसा आने वाला है। तो जहां से हमें बिजनेस में से पैसा आने वाला है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने सेल की है, तो वैसे पर्सन को हम कहेंगे डेटर, यानी कि कहेंगे कस्टमर। सो डेटर इज नथिंग बट आवर कस्टमर। सो हमारा कस्टमर जिसको हमने गुड्स जो है ना क्रेडिट पे दिए हैं, ना कि कैश में। अगर कैश में दे दिए तो ही माइट बी कस्टमर बट नॉट अ डेटर। डेटर क्यों नहीं कहलाएगा? बिकॉज उसने कैश में पेमेंट कर दिया। तो जिस दिन कैश में पेमेंट कर दिया तो उस दिन से वो डेटर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसने कैश में पेमेंट नहीं किया और उसने उधार में गुड्स हमसे लेके गया, हाँ, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, हिंदी थोड़ी वीक है मेरी। सो अगर हमने क्रेडिट पे कुछ गुड्स सप्लाई किए ना, और जिसको मैंने गुड्स क्रेडिट पे सप्लाई किए हैं, उसे हम कहेंगे डेटर्स। सो ही विल बी द डेटर्स फॉर अस। सो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्रेडिटर। इस केस में क्या था, हमने सेल्स किया था। तो इस केस में क्या होगा, हमने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा। जो भी हमने परचेज किया है किसी पार्टी के पास से, सो दैट पार्टी और दैट पर्सन टू whom the business has to pay for getting goods and services on credit। तो जैसे हमने गुड्स कहीं किसी को उधार पे बेचे थे, वैसे हमने कहीं पे उधार से हमने कुछ गुड्स खरीदे होंगे। तो जिसके पास से हमने गुड्स खरीदे हैं ऑन उधार, यानी कि ऑन क्रेडिट बेसिस, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिटर्स। ही विल बी अवर क्रेडिटर्स फॉर द बिजनेस। नाउ व्हाट इज द बैड डेब्ट्स? देखो दो चीजें हैं, एक है बैड एंड एक है डेट्स। डेट्स का मतलब होता है जो डेटर्स से हमें पैसा मिलने वाला है, एंड बैड का मतलब खराब या नहीं, वो अच्छा नहीं है वो, ठीक है। सो बैड डेब्ट्स का ये मतलब ये होता है कि हमें कुछ नुकसान होने वाला है, जिसके पास से हमें रिकवरी चाहिए थी। कौन? कस्टमर। कि उसने कुछ गुड्स क्रेडिट पे लेके गया, और अगर वो क्रेडिट पे लेके जा रहा है, सो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमें उससे पैसा मिले। अगर वो पैसा हम रिकवर नहीं कर पाते, सो वो हमारे लिए बन जाएगा बैड डेब्ट्स। अगर हम पैसा रिकवर नहीं कर पाया, या उसने सामने वाले ने बता दिया कि ये जो पैसा है मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा एनी हाउ, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इट विल बी अवर बैड डेब्ट्स। इट इज एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर, इट इज नोन एज बैड डेब्ट। इरिकवरेबल यानी कि इसको हम रिकवर कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर कुछ पोर्शन रिकवर करते हैं तो जितना पोर्शन हमने रिकवर किया उसके लिए हम कैश कलेक्ट कर लेंगे, बट जो पोर्शन हम कलेक्ट नहीं कर पाते, दैट इज अवर बैड डेब्ट्स। इट इज अ रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस क्यों माना जाएगा? क्योंकि जब आपने किसी को सेल्स किया होगा ऑन क्रेडिट बेसिस पे, तो तब आपने क्या किया होगा, आपने उसे मान लिया होगा कि वो मेरी रेवेन्यू है। रेवेन्यू का मतलब आपकी इनकम है। आपने इनकम मान लिया होगा जब आपने बेचा है। लेकिन आपको बाद में पता चला कि ये हमने बेचा तो था, लेकिन उसके बाद से मुझे पैसा नहीं आने वाला। सो दैट विल बी अवर बिकम रेवेन्यू लॉस। तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू जो हमें आने वाली थी वो नहीं आएगी अब। दैट इज योर बैड डेब्ट्स। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर और उनके टाइप्स, कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स कहते हैं। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज incurred टू एक्वायर फिक्स असेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट्स। फिक्स असेट, अब एक टर्म आया है आपके पास कि फिक्स असेट क्या है। फिक्स असेट का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी असेट लिया है, जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया है, ना कि छोटे पर्पस के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म पर्पस के लिए नहीं, आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन खरीदा है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपने ऑब्वियसली आपको मशीन की जरूरत है, और वो मशीन जो है वो 1 या 2 साल के लिए नहीं, आपने 4-5 साल के लिए लिया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो जो भी फिक्स असेट है दैट इज योर परमानेंट या फिक्स असेट उसे कहते हैं। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। लॉन्ग पीरियड के लिए वो बेनिफिट दे सकता है। जैसे कि आपने कोई मशीन खरीदा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जो मशीन है वो आपको प्रोडक्शन करके देगा फॉर अप टू 4 to 5 years या मे बी लॉन्गर देन दैट। तो लॉन्ग टर्म पर्पस होगा उसका, एंड वो नॉन रिकरिंग का होगा। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या है? सो रिकरिंग जो है ना, दैट इज ऑन कंटिन्यूस बेसिस, कि आपको कंटिन्यूसली डे बाय डे आपको डेली बेसिस पे उसका कुछ ना कुछ खर्चा आ सकता है। दैट इज कॉल्ड रिकरिंग। लेकिन नॉन रिकरिंग का मतलब साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार आपको खर्चा ऐसा आ सकता है, एंड दैट इज नॉन रिकरिंग। मतलब रेयरली या ऑफन कभी कभी कर सकते हैं,
दैट इज कॉल्ड अ नॉन रिकरिंग इन नेचर। सो जैसे उसके एग्जाम्पल है परचेज ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। तो देखो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि सपोज आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया था जिसमें आपने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे फर्स्ट फ्लोर भी मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। सो जो पहले जो ग्राउंड फ्लोर बना था वो हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट है, वो हमारे कैपेक्स है। लेकिन अगले साल या 2-3 साल बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे फर्स्ट फ्लोर भी कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ दैट फर्स्ट फ्लोर जो है दैट इज योर एक्सटेंशन। आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, यानी कि एक के बाद एक आप उसको बढ़ा रहे हो, यानी कि जो आपकी पुरानी एसेट है उसके ऊपर कुछ एडिशन कर रहे हो, दैट इज योर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग या एक्सटेंशन ऑफ फिक्स एसेट। देन परचेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स। सो दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ ये उसका ऑपोजिट है। अब ये जो नॉन रिकरिंग था रहा, लेकिन ये रिकरिंग होगा, यानी कि डे बाय डे का जो भी खर्चा होगा दैट विल बी आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। आपको कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होने वाला। ये ऐसा खर्चा है कि आपने आज खर्चा किया और वो आज ही खत्म हो जाएगा, मतलब उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट आपको मिलने नहीं वाला। बट हैविंग एन इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट, आपको सिर्फ इमीडिएट या तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है, मे बी लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वो जो उसका बेनिफिट है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी उसको बेनिफिट मिल रहा है आपको, तो दैट विल बी अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट डज नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कोई भी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। जैसे आपने खर्चा किया और वो खत्म हो गया, लेकिन उसके ऑपोजिट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होता तो हो सकता है आपने कोई ऐसी मशीनरी ली तो उसकी वजह से आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। दिस आर द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हम डे टू डे नॉर्मल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, कि जो भी बिजनेस में छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं दैट विल बी अवर ऑन डे टू डे बेसिस, एंड इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें बनती है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में वो चीज़ आती है जो हम सेल्स करते हैं या परचेज करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कवर होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे रेंट का पेमेंट। हम रेंट का पेमेंट ऑन डेली बेसिस तो नहीं लेकिन मंथली बेसिस पे करते हैं। देन सैलरी एंड वेजेस, सैलरी का पेमेंट करना, वेजेस का पेमेंट करना, ये हम एवरी मंथ करते हैं। तो उसका हमें कोई बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो हो नहीं सकता कि आज सैलरी का पेमेंट किया और कोई सर्विस है जो हमें 2-3 साल तक देगा, वैसा तो हो नहीं सकता। सो दैट इज वाई इट इज अ रिकरिंग और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ there is one more type of expenditure and this expenditure is important. It is called deferred revenue expenditure. Now revenue expenditure है यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं देने वाला, बट उसको हमने डिफर्ड किया है ना। डिफर्ड का मतलब होता है किसी को चीज़ को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल के लिए हम पोस्टपोन कर सकते हैं। इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, जो कि रेवेन्यू नेचर का है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि बड़े टाइम के लिए अपने पर्पस के लिए अपने इन्वेस्ट नहीं किया, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर वो खत्म नहीं होने वाला। हो सकता है उसका जो बेनिफिट है वो आपको 2-3 साल तक मिलेगा, बट वो रेवेन्यू नेचर का है, मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज़ आपने खरीदी नहीं है लेकिन कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है कि 2-3 साल तक उसको आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है, जितने साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है उतने साल तक आप उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं ना। रिटर्न ऑफ करने का मतलब ये हो कि आपको उसको खर्चा बुक करना है। नाउ फॉर एग्जांपल सपोज आपने कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट किया है, एडवर्टाइज आपने की है, लेट्स सपोज आपने फेसबुक की एडवर्टाइज की है, ठीक है। एफबी एडवर्टाइजिंग आप करते हो, गूगल एडवर्टाइजिंग करते हो, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है फॉर लेट्स सपोज 2 साल के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप आज आप आज आपने उसको एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंडिचर किया है तो वो जो एक्सपेंडिचर है ना वो आपको 2 साल तक बेनिफिट दे सकता है। तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है, लेट्स सपोज आपका 80,000 का बेनिफिट, आपका 80,000 का एक्सपेंस, जो भी 80,000 का एक्सपेंस है वो आपको 2 साल में राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब उसको डिवाइड करना है कि करंट ईयर में
आपको उसको डिवाइड करना है बाई 2, यानी कि 2 साल है, तो 40,000 आप करंट ईयर में करो, एंड नेक्स्ट ईयर में आप और 40,000 का एक्सपेंस बुक कर सकते हो। अब हो सकता है आपने पेमेंट 80,000 एक साथ में कर दिया, लेकिन जो पेमेंट आपने 80,000 किया है वो 2 साल के लिए है, ना कि करंट ईयर के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, ये पूरे 2 साल की बात है। तो ये जितना भी खर्चा है ना आपका, वो 2 साल में राइट ऑफ होना चाहिए, 2 साल में डिवाइड होना चाहिए, एंड दिस इज योर डिवीजन, कि हमने उसको 2 साल में डिवाइड किया है। सो सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो, जो भी खर्चे हम करते हैं ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। सो दिस इज, सपोज दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस साइड में होगी हमारी इनकम, और इस साइड पे होगी हमारे एक्सपेंसेस, एंड दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, एंड दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। सो जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमारे डेबिट साइड में होंगे। सो ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर? सो अकाउंटिंग ईयर क्या है, ये समझना हमें। अकाउंटिंग करने से पहले हमें समझना है कि अकाउंटिंग ईयर यानी कि कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक हमारा जो ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन। जो भी हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं ना, वो हमें कम से कम 12 मंथ्स के लिए करने हैं। नाउ दैट 12 मंथ्स कब से स्टार्ट होते हैं और कब खत्म होते हैं, एंड इट्स क्लोज बाय द प्रोप्राइटर, मतलब कब तक उसका आपको क्लोज करने से 1 साल खत्म कब होता है आपका। अर्लियर द प्रोप्राइटर वर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर, लेट सपोज कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर एज पर दैट ट्रेडिशन, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से, यानी कि पुराने जमाने की बात करें तो वो कोई भी अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करते थे, कहीं से भी स्टार्ट करते थे। जो भी साल उनको सपोज कोई हिंदू वर्ष के हिसाब से स्टार्ट करते थे, कोई कैलेंडर ईयर्स के हिसाब से स्टार्ट करते थे। बट देर वॉज नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस की इनकम टैक्स वाले के या फिर अकाउंटिंग के जो ऑथराइज पर्सन है उन्होंने कहीं पे बताया नहीं था कि कौन सा ईयर आपको फॉलो करना है फॉर दी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। बट नाउ फॉर द इनकम टैक्स पर्पस एन अकाउंटिंग ईयर starts on 1st April and end on 31st March. सो अब से इनकम टैक्स पर्पज के लिए और अकाउंटिंग पर्पज के लिए, दोनों के लिए, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1st अप्रैल से 31st मार्च तक। यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से, एंड वो 31st मार्च को जाके खत्म होता है। एंड अगेन अगे अगले साल की 1st अप्रैल को वापस से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, एंड अगेन द प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोपराइटर हैज़ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, सबसे पहले हमें ना इसमें 3 चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। जो भी प्रोपराइटर है या जो भी बिजनेसमैन है, उसको कम से कम 3 अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा है, एंड तीसरा है बैलेंस शीट। अब आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, क्या आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या है, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपने कितने इन्वेस्टमेंट किया, कितना आपके पास कैश बैलेंस है, कितना बैंक में बैलेंस है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको 3 टाइप के अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द फाइनल इज बैलेंस शीट। सो ये 3 चीज़ें आपको बनानी पड़ सकती है ऑन एवरी फाइनेंशियल ईयर। नाउ बहुत ही इजी टॉपिक है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट का क्या मतलब होता, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट। जब भी हम कॉस्ट से ज़्यादा सेलिंग प्राइस रखते हैं, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट, यानी कि आपने कोई चीज़ 100 रुपये में बेची है और उसको 80 रुपये में खरीदी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 रुपये है ना, ये आपका प्रॉफिट है। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑल द एक्सपेंसिस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 30,000, देन द प्रॉफिट इज 20,000। तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ये 50,000, इट इज़ मोर देन द योर कॉस्ट। कॉस्ट कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है। उसका एग्जैक्ट अपोजिट है कि आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस बहुत कम है। सपोज इसी ट्रांजेक्शन को उल्टा करते हैं, तो आपका कॉस्ट प्राइस है 100 एंड सेलिंग प्राइस इज 80, तो इस केस में आपको लॉस हुआ है, एंड दैट लॉस इज 20 रुपीज़ का लॉस। इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड टू 60,000, देन द लॉस विल बी 10,000, क्योंकि इस केस में आपकी सेलिंग प्राइस बहुत ही कम है और कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है।
cost is more than selling price, then this will be the transaction of loss. And income, it is a revenue arising as a result of business transactions. अब जो भी आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन करते हो उसमें से आपको जो भी इनकम अराइज होती है ना, जो भी रेवेन्यू अराइज होती है उसे हम इनकम कहते हैं। इनकम यानी कि हमारे पास कुछ सोर्स आया है रेवेन्यू का, रेवेन्यू आती है जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की है वो। लेकिन रेवेन्यू इज डिफरेंट। अब दोनों में फ़र्क क्या है? नाउ इनकम और रेवेन्यू दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं कि इनकम है यानी कि हमको पैसा आया है, और रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि पैसा आया हुआ है। लेकिन जो इनकम है ना वो जनरली आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन से अराइज होती है, और जो रेवेन्यू है ना उसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं कि ये सिर्फ बिजनेस से आया। रेवेन्यू मे बी फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब कोई भी सोर्स से आ सकती है। अदर सोर्सेज, अदर सोर्स जिसमें आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, आपने कोई चीज़ बेची है, आपने कोई अपनी असेट बेची है तो असेट बेचने के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ होगा, वो भी आपकी इनकम है। सो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड अवर रेवेन्यू। दैट इनकम इज, दैट इज बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। हम जो भी बिजनेस की एक्टिविटी से जो भी पैसा कमा रहे हैं, सो वो जो भी है ये हमारे लिए रेवेन्यू है। और उसके अलावा जितनी है वो सारी हमारी इनकम है, यानी कि इनकम एंड रेवेन्यू आर सिमिलर बट थोड़ा सा डिफरेंस है उन दोनों में। नाउ असेट्स, सो व्हाट आर द असेट्स? सो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि एसेट्स के लिए आपको दो कंडीशन चेक करनी है। एक है हमारी ओनरशिप, कि क्या हमारे पास ओनरशिप है यानी कि हमारे पास राइट है उस असेट को यूज करने का राइट है या नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज फिजिकल थिंग या राइट ओन्ड दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, और उसकी पैसों में कीमत भी होनी चाहिए। कि सपोज आपके पास बाइक है तो आपकी बाइक जो है वो आपका ही हक होना चाहिए उसके ऊपर, आपका उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाइक आपकी है लेकिन कोई और चला रहा है, या आपने किसी को दे दिया आपने, या फिर आपने राइट छोड़ दिया। तो वैसा नहीं होना चाहिए, आपका राइट भी होना चाहिए और अपने पैसा उसमें आपने इन्वेस्ट किया भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लैंड, गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर्स, ये सारे एग्जाम्पल है फॉर असेट्स के लिए। इन सभी में आपका राइट भी है और ओनरशिप भी है, यानी कि आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट भी किया हुआ है। अब देखते हैं कि जो एसेट आपने बताई थी, कि एसेट जो बताई है वो कौन कौन सी टाइप की एसेट हो सकती है। द फर्स्ट वन इज फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट्स। नाम से पता चलता है नॉन करंट यानी कि वो डे टू डे चेंज नहीं होने वाली, कि एक बार खरीद ली तो ऑब्वियसली आपको 4-5 साल तक तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड दैट इज कॉल्ड अवर फिक्स एसेट। द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स एसेट्स। तो उसे हम कहेंगे फिक्स एसेट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है हमारे बिजनेस के लिए। दीज एसेट मे बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब आपको समझना है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है। सो टेंजिबल का मतलब ये होता है कि कोई फिजिकल थिंग्स, कोई भी फिजिकल चीज टेंजिबल है जिसको हम छू सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल का मतलब जो हम जिस चीज को हम छू नहीं सकते, इट इज योर इनटेंजिबल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल, इसमें से ये जो दोनों चीज है दे आर द टेंजिबल वंस, क्योंकि वी कैन सी, वी कैन टच हिम। लेकिन जो गुडविल है यानी कि रेपुटेशन, गुडविल का मतलब होता है एक रेपुटेशन, एक ब्रांड इमेज। जैसे कि एप्पल, आईफोन, उनकी ब्रांड इमेज अलग है। सो ये जो गुडविल है इसको भी हम मॉनिटर करेंगे, उसको भी हम देखेंगे कि दिस इज काइंड ऑफ गुडविल। सो ये हमारी रेपुटेशन है। रेपुटेशन को आप देख नहीं सकते कि कितनी है, उसको हम वैल्यूएशन कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। वैल्यूएशन पॉसिबल है, पैसों में हम गिन सकते हैं। तो हो सकता है वो टेंजिबल भी हो सकती है एंड इंटेंजिबल भी हो सकती है। देन द सेकंड वन इज द करंट एसेट्स। नाउ नाम से पता चला कि करंट एसेट्स का मतलब हुआ कि आप उसको डे टू डे एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। द एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। अगर आप कोई ऐसी एसेट है जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्टॉक है यानी कि इन्वेंट्री है, तो आप इन्वेंट्री को बेच दोगे तो उसको उसके बाद से आप कैश कन्वर्ट कर सकते हो। सो वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। देन सेकंड थिंग इज अवर डेटर्स। डेटर्स जिसको अपने क्रेडिट पे गुड्स बेचे होंगे तो वो कभी ना कभी तो आपको कैश दे देगा, और वो इजीली कैश तो आपको मिल ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने का आपको उसमें
आपने उसको टोटल टाइम दिया होगा कि 3 महीने का तो मैक्सिमम, कोई भी जो बिजनेसमैन है वो 3 महीने का तो मैक्सिमम लिमिट देता ही है कि 3 महीने के अंदर तो आपको वो कैश रिकवर हो ही जाएगा। सो इजीली जो भी चीज़ को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी करंट एसेट मानी जाएगी। लेकिन ये चीज़ के बारे में आप सोच नहीं सकते कि अगर सपोज आपने कोई एसी लिया है या बाइक ली है या कोई बड़ी चीज़ ली है, क्या आप उसको तुरंत ही बेचोगे? द आंसर इज नो, क्योंकि आप उसको तुरंत नहीं बेचोगे, क्योंकि आपने उसको यूज़ करना है आपके बिजनेस के अंदर। और उसके बाद उसको हो सकता है आपने कोई मशीनरी ली है तो आपको उस मशीन को यूज़ करने के बाद आपको उसको उसमें से प्रोडक्शन करना है, ठीक है। और वो प्रोडक्शन ऑब्वियसली 1 साल 2 साल 4 5 साल तक वो चलेगा। सो दैट इज योर फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स। सो करंट एसेट के कुछ एग्जांपल है जिसमें डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ करंट एसेट्स, कैश एट बैंक, आपका जो बैंक में बैलेंस पड़ा है ना, दैट इज ऑल्सो करंट एसेट्स, क्योंकि उसको भी आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो बैंक में बैलेंस। एंड द स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री जो है आपका स्टॉक है जिस चीज़ में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। सो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, कभी भी बेच के कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द एसेट, करंट एसेट्स के एग्जांपल। नाउ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि जो दिखाई नहीं देता, जो इमेजिनरी है, जिसका टेंजिबल पोजीशन नहीं है। दीज एसेट्स आर नॉट प्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी। मतलब ऐसा कोई चीज़ जो आप देख नहीं पा रहे हो, यानी कि छू नहीं सकते, इट इज़ अ नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, बट इट इज़ इमेजिनरी एसेट्स, बट डू नॉट हैव एनी रेसिडुअल वैल्यू, उसकी कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने एक एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया था आपको कि आपने 4 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, तो आगे आने वाले चारों साल के लिए वो एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो चलता रहेगा अप टू, तो लेट्स सपोज आपने 80,000 का आपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा अभी कर दिया, लेकिन वो जो खर्चा है वो आपको 4 साल के लिए है, ना कि इसी करंट ईयर के लिए। तो आप क्या करोगे, उसको 4 साल में डिवाइड कर देंगे। सो हर साल हम क्या करेंगे, 20,000 का खर्चा हम बुक करेंगे, क्योंकि हमें ये जो खर्चे का बेनिफिट है ना वो हमें आगे आने वाले 4 साल तक के लिए मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम करंट ईयर का जो खर्चा है वो सिर्फ 20,000 का ही रखेंगे, बिकॉज वी हैव टू मैच कि कितना अ, अगले आने वाले साल के लिए कितना बचेगा। एंड दैट इज योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से ना आपकी असेट अराइज होती है। कौन सी असेट? प्रीपेड असेट। प्रीपेड कौन सी प्रीपेड? आपने 80,000 का पेमेंट किया था, लेकिन उसमें से 20,000 ही आपका करंट ईयर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 जो है ना, दैट 60,000 इज ऑलरेडी पेड इन एडवांस। तो अगर आपने पैसा ऑलरेडी पे एडवांस में पे किया है, लेकिन उसका बेनिफिट आगे आने वाले 3 साल के लिए तो और मिलना बाकी है, सो उसे कहेंगे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस एसेट इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो एसेट है ना वो एक्चुअल में एसेट है ही नहीं, ये तो आपका खर्चा है जो आगे आने वाले 3 साल में जाके वो खत्म होने वाला है। एंड दैट इज वाई इट हैज डजंट हैव एनी टेंजिबल पोजीशन। तो मैंने बताया टेंजिबल यानी कि आप उसको देख नहीं पाओगे। यू कांट सी द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का आप कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास उसके लिए एक प्रैक्टिकल थिंग होनी चाहिए, तो वो है नहीं यहाँ पे। इसीलिए इसका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स, एंड उसका एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर। नाउ लायबिलिटीज। सो लायबिलिटीज क्या है? इट इज अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू द अदर्स एंड इट इज नोन एज लायबिलिटीज। जो हमको पेमेंट करना है किसी और को, कोई भी चीज़ का हमें पेमेंट करना है किसी को भी, तो डेट इज अवर लोन। ठीक है, लोन हो सकती है। क्रेडिटर्स आर ऑल्सो द लायबिलिटीज, क्योंकि हमने किसी के पास से उधार से हमने गुड्स खरीदे हैं, तो उसको हमें कभी ना कभी तो पेमेंट करना है। सो दे आर द लायबिलिटीज कि हमें किसी को भी पेमेंट करना होगा एट एनी टाइम, कि कहीं पे किसी को पेमेंट करना है, तो इसके लिए क्या हुआ, ये मेरी डेट हुई या मेरी लायबिलिटी हुई। इट इज़ अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू द अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। आपके बिजनेस यूनिट ने आपके कुछ ना कुछ बेनिफिट रिसीव किया होगा, तभी आपको उनको पेमेंट करना है। जैसे कि आपने लोन लिया होगा तो उसको पेमेंट करना हो सकता है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना हो सकता है जिसके पास से आपने गुड्स उधार पे लिए थे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक वालों ने आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी है, तो इट इज़ ऑल्सो अ लायबिलिटी। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि आपको सैलरी का पेमेंट करना है या फिर आपको रेंट का पेमेंट करना है, ठीक है, आपको गोडाउन का रेंट पेमेंट करना है या कोई भी आपको रेंट को पेमेंट करना है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर है ना वो आपने आउटस्टैंडिंग रखे हैं। आउटस्टैंडिंग रखना इसका मतलब है आपने उसका पेमेंट नहीं किया। अगर पेमेंट नहीं किया तो दे आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर।
अगर पेमेंट कर दिया तो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर बन जाएंगे, वो एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग नहीं माने जाएंगे। अब देखते हैं कि जैसे हमने असेट्स के टाइप देखे थे, दो टाइप देखे थे, वैसे ही लायबिलिटीज के भी दो टाइप हैं। पहले है फिक्स्ड लायबिलिटीज, जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटीज, और दूसरा है करंट लायबिलिटीज, सिमिलर टू टाइप ऑफ असेट की जैसे ही। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटी का मतलब हुआ कि आपने एक बार लोन लिया और वो कंटिन्यूअस फॉर अप टू लॉन्ग टर्म के लिए आपने चलाते गए, जैसे कि कैपिटल या सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन आप कब लेते हो, जब सामने आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी दी होगी, जैसे कि आपने गोल्ड लोन लिया। सो गोल्ड लोन लेने के लिए आपको ऑलवेज कुछ ना कुछ गोल्ड का पोर्शन आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी का लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो लोन जैसे लिया होगा वैसे आपका जो भी मकान है वो उनके कब्जे में जा चुका होगा ऑब्वियसली, कि आपने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, एंड दैट इज योर सिक्योर्ड लोन्स। सो दीज टाइप ऑफ लोन्स आर कवर्ड एज अ फिक्स्ड लायबिलिटी या नॉन करंट लोन, नॉन करंट लायबिलिटीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं आपने फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक से कहीं से आपने लोन लिया है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल, 2 साल, 5 साल, किसी टर्म के लिए आपने लोन लिया है, एंड दैट विल बी योर नॉन करंट लायबिलिटीज। देन द सेकंड वन इज करंट लायबिलिटीज, उसके एग्जैक्ट अपोजिट है। द शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पेएबल विद इन अ ईयर आर कॉल्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अगर आप कोई भी पेमेंट एक साल के अंदर कर देते हो, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, दैट इज योर 31 मार्च, जो कि रिसेंटली 25 वॉज द करंट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च 2025 को आपको किसी को पेमेंट करना था, एंड वो पेमेंट अगर आप 31 मार्च 2026 या उससे पहले करते हो तो जितने भी वैसे वाले पेमेंट है ना वो सब हमारे लिए करंट लायबिलिटीज माने जाएंगे। और अगर आप उस पेमेंट को इस दिन जितना पेमेंट आपको करना है, वो जो पेमेंट है वो अगर आप इसके बाद करते हो, यानी कि 26 के बाद, पूरे एक साल खत्म होने के बाद अगर आप पेमेंट करते हो, तो वो हमारे लिए नॉन करंट लायबिलिटीज या फिक्स लायबिलिटीज माने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब हुआ कि आपने कोई ना कोई बिल लिया होगा, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिल, जेरोक्स का बिल, ठीक है, चाय वाले का बिल, जो भी आपका छोटा मोटा बिजनेस का जो भी बिल है, वो अगर आपने लिया है तो उसका आपको पेमेंट करना होता है, और वो पेमेंट आप ऑब्वियसली बात है कि एक साल के अंदर तो कभी ना कभी कर दोगे। तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो है, जो जो भी लायबिलिटीज है, दे आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अराइजेज इन द रेगुलर करंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। जो आपके करंट ऑपरेशन होते हैं उसी में आपकी अराइज होती है। दीज लायबिलिटीज आर नॉट नॉर्मल, नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होती वो। सिक्योर्ड का मतलब है कि आपको कहीं पे सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। आप अगर कहीं पे किसी को बिल के पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, या आपने क्रेडिट पे कहीं से गुड्स उधार में लिए हैं, तो उसके लिए आप कहीं पे सिक्योरिटी जमा नहीं करते हो। सिक्योरिटी तो आपको यहाँ पे लोन्स लेने वक्त, जैसे बड़ी बड़ी लोन लेते हैं तब आपको जमा करनी है। तो ये नॉर्मली सिक्योर्ड नहीं होते, दे आर अनसिक्योर्ड, दे आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन्स या लायबिलिटीज। नाउ द नेक्स्ट इज नेटवर्थ। नेटवर्थ किसे कहते हैं? सो नेटवर्थ इज नथिंग बट इट इज अ कैपिटल। कैपिटल जो है वही हमारा नेटवर्थ है। नेटवर्थ का मतलब ये हमारे पास हमारी खुद की कितनी कैपिटल है, हमारा खुद का कितना पैसा लगा हुआ है किसी बिजनेस में। द अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया। एज वेल एज द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल और नेटवर्थ। कैपिटल एंड नेटवर्थ आर बोथ आर सेम। नेटवर्थ इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व। अब कैपिटल के साथ साथ रिजर्व भी आएगा। अब रिजर्व क्या है कि हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर जो है आपका, उसमें आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, देन सेकंड ईयर में आपने 12 लाख का प्रॉफिट कमाया, थर्ड ईयर में आपने और 15 लाख का प्रॉफिट कमाया। तो जिस दिन आप फोर्थ ईयर में पहुंचोगे, सपोज ईयर दिस ईयर फोर्थ ईयर, तो 4 साल में आपने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया? 10, 12, 22 और 15, 37। सो 37 लैक्स इज योर रिजर्व। रिजर्व का मतलब पुराने प्रॉफिट जो अभी भी आपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट किए हैं, एंड दैट इज योर रिजर्व। सो कैपिटल जो आपने पहली बार लेके आए वो, प्लस रिजर्व, वो दोनों मिला के आपका क्या बनता है, एंड वो दोनों का आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो दैट विल बी योर नेटवर्थ।
सो नेटवर्थ इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी इक्वल टू कैपिटल। सो नेटवर्थ, कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी, तीनों का नाम एक ही है, मतलब नाम अलग अलग है लेकिन उनका जो नेचर है वो सेम है। ऑनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल इक्वल टू टोटल इक्विटी, यानी कि जो हमारी एसेट है वो, उसमें से हम क्रेडिटर्स इक्विटी यानी कि जो लायबिलिटी है वो माइनस कर देंगे। सो दैट विल बी अवर ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बिजनेस में एसेट है 6 लाख रुपए के और लायबिलिटी 2 लाख रुपए की है, इसका मतलब ये है कि आपकी कैपिटल है 4 लाख रुपए की। द कंटिजेंट लायबिलिटी, अब ये जो लायबिलिटी है ना, वो डिपेंड करते हैं किसी फ्यूचर इवेंट पे। फ्यूचर इवेंट, किसी फ्यूचर इवेंट पे अगर ऐसा कोई बनाव बनता है कि फ्यूचर में जाके ऐसी कुछ लायबिलिटी अराइज होने वाली है जिसका पता आपको अभी से चल जाएगा, तो वैसी लायबिलिटी को हम कहेंगे कि इट इज कंटिजेंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट। अ लायबिलिटी विच मे अराइज यानी कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता, दैट विल बी डिपेंड ऑन फ्यूचर। इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंट लायबिलिटी। हो सकता है आप फ्यूचर में वो क्या ट्रांजेक्शन होने वाले हैं या ऐसा कौन सा बनाव बनने वाला है उसका आपको अभी से अंदाजा हो कि हो सकता है फ्यूचर में मुझे इतना लायबिलिटी पे करना पड़े या शायद ना भी पड़े। दोनों पॉसिबिलिटी है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, दोनों के ऊपर। एज इट इज नॉट कंफर्म और परफेक्ट लायबिलिटी, वो कभी कंफर्म या परफेक्ट लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, बिकॉज हो सकता है और हो नहीं भी सकता, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको ना कभी भी वैल्यू नहीं कर पाएंगे कि कितना हो सकता है। ठीक है, कभी हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर पाएंगे कितना, इतना एग्जैक्टली मुझे इतना पेमेंट करना ही है या नहीं करना, क्योंकि वो तो मुझे अभी नहीं पता चलेगा, वो तो मुझे साल भर में उसके बाद पता चलेगा इन फ्यूचर इवेंट्स, और फ्यूचर अभी कभी हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सो दैट विल नॉट बी वैल्यूड, तो उसे हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे। इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर इट इज नॉट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर हम इसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, सीधी बात है, नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्डिंग। इसका हमें रिकॉर्ड करना भी नहीं। क्यों? बिकॉज उसकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। चलो रिकॉर्ड करने के लिए कर भी दे, लेकिन कौन सी वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे? हमें रिकॉर्डिंग के साथ साथ अमाउंट भी पता होना चाहिए कि इतनी अमाउंट है, हमें लायबिलिटी पे करनी है। लेकिन अगर हमारे पास अमाउंट ही नहीं है तो हम कोई रिकॉर्डिंग इसमें कर नहीं पाएंगे। बट इट इज शोन बाय वे ऑफ फुट नोट टू द बैलेंस शीट सिंपली एज अ इंफॉर्मेशन। अगर आपको चीज़ पता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे इतना खर्चा पे करना पड़ सकता है, किसी को भी लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है, सो हम उसको क्या करेंगे, एक फुट नोट की तरह दिखा देंगे। फुट नोट का मतलब होता है कि फुट मतलब पैर, ठीक है। सो सपोज ये हमारे डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है हमारा। सो दिस इज आवर बैलेंस शीट, असेट साइड है एंड लायबिलिटी साइड है, ठीक है। सो बैलेंस शीट का जो फुट नोट है ना, वो यहाँ पे आएगा कि हम छोटी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे कि इस ट्रांजेक्शन से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन तो अभी तो अफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर में लायबिलिटी अराइज हो सकती है ऑन सम हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सम सर्टेन इवेंट। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपेंसेशन ऑफ ₹5,000 अगेंस्ट द बिजनेस। नाउ कोई एक वर्कर है, उसको कहीं इंजरी हुई है, ठीक है, और उसने क्लेम किया है, कोर्ट में केस चल रहा है एंड कोर्ट वालों ने, अभी आपका जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, तो ये जो भी कंपेंसेशन मांग रहा है वर्कर, अब हो सकता है कोर्ट का जो फेवर है वो वर्कर के साथ में हो या तो आपके हाथ में हो। अब वो पता नहीं है आपको कि एग्जैक्टली जो कोर्ट का वर्डिंग होगा क्या वो हमारे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। अगर वो हमारे फेवर में आता है तो नो लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर वो हमारे फेवर में नहीं आया तो हमें कहीं ना कहीं लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ सकता है उस वर्कर को जो कंपेंसेशन मांग रहा है ₹5,000 का। सो दैट इज अवर कंटिजेंट लायबिलिटी। अब ये जो डिसीजन है ना, वो कब पता चलेगा हमें, जब एग्जैक्टली कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तब। अब जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि ये जो जो भी बुरा वो सुनेंगी, उसके बाद वो बताएंगे कि उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर कोर्ट ने बता दिया कि उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें ₹5,000 का ना कहीं एक रिजर्व बना के चलना चाहिए, एक माइंड में होना चाहिए कि 5,000 हमें पे करना पड़ सकता है अगर हम केस हार गए तो। अगर नहीं हारे तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं हारे तो कोई पेमेंट करना नहीं है, लेकिन 5,000 का पेमेंट हमें पता है कि कहीं ना कहीं तो करना पड़ ही सकता है। सो उसे हम कहेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी, लेकिन हमें रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज वो फ्यूचर की लायबिलिटी है ना, अभी की लायबिलिटी नहीं।
अगर हाँ अभी अभी की लाइबिलिटी है और आपको पता ही है, कंफर्म है कि इतना तो मुझे पे करना ही है विद इन 1 ईयर 2 ईयर, तो आपको वो लाइबिलिटी में दिखा देना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कितना पेमेंट करना है और करना है भी कि नहीं करना, किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, तो फिर आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन एक फुट नोट की तरह दिखा देना है, एंड दिस इज हाउ योर फुट नोट इज रिकॉर्डेड। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अब यहाँ से ना आपका गोल्डन रूल्स की शुरुआत होती है। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको अकाउंट कैसे करना है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग से हमें पता चलेगा कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करती जानी है। उसके बाद मैंने बताया था कि क्लासीफाई करना है, एंड क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन दीज 3 रूल्स। 3 अकाउंट है जिसके हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करना है। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट यानी कि आपको नाम से पता चलता है, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ whom द बिजनेस डील्स। जो भी बिजनेसमैन है, किसी न किसी इंसान के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, या ग्रुप ऑफ पर्सन, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, उन सबके साथ कुछ ना कुछ डीलिंग कर रहा है। सो जो भी पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनका जो अकाउंट है, उन सभी का अकाउंट है ना, उन सबका अकाउंट ऐसा माना जाएगा कि दे आर पर्सनल अकाउंट्स, तो उसको हम कहेंगे कि पर्सनल अकाउंट है। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। अब उन इस इम्पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट के अलावा दो और कैटेगरी है, जिसके अंदर रियल अकाउंट है और एक नॉमिनल अकाउंट है। नाउ रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स assets एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। अब बिजनेसमैन के पास जो भी एसेट या प्रॉपर्टीज है, उसे कहेंगे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, उसे कहेंगे रियल अकाउंट। एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, उसे कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ चार चीजें हैं, इनकम, गेन, लॉसेस या एक्सपेंडिचर। ये चार चीजें जो है ना, ये आपकी नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट्स। सो ये 3 क्लासिफिकेशन आपको समझ में आने चाहिए, 3 क्लासिफिकेशन। और ये 3 क्लासिफिकेशन है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर आप गोल्डन रूल्स अच्छे से समझ लोगे। अगर आपको ये 3 क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आएंगे, तो फिर आपको गोल्डन रूल में प्रॉब्लम हो सकती है। और वो जो 3 गोल्डन रूल है ना, वो इन्हीं 3 क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट हो गए, रियल अकाउंट जो प्रॉपर्टीज और असेट है वो रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट किसी का नाम आता है, जैसे XYZ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वो पर्सनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में चार चीजें होगी, इनकम, गेन, लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर। वो चार चीजें हमेशा नॉमिनल अकाउंट मानी जाएगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। सो डेबिट क्या है? कोई भी ऐसा अकाउंट, सपोज ये अकाउंट है, कोई भी अकाउंट हो, आप अकाउंट बनाते हो ना, तो आपका एक टी शेप में, टी फॉर्म में एक अकाउंट बनता है। हिसाब आप जब भी कोई भी हिसाब रिकॉर्ड करते हो, तो इसका एक फॉर्म होता है, इट इज दिस टाइप ऑफ फॉर्म्स। इस फॉर्म में आप रिकॉर्ड करते हो, तो उसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, दिस साइड, लेफ्ट साइड जो है, वो आपकी डेबिट साइड मानी जाएगी। एवरी टाइम दिस साइड विल बी अ डेबिट साइड। और जो राइट वाली साइड है, यानी कि जो दिस वन, द राइट वन साइड इज योर क्रेडिट साइड। सो लेफ्ट वाली साइड हमेशा डेबिट साइड मानी जाएगी, और राइट वाली साइड जो है वो हमेशा क्रेडिट साइड मानी जाएगी। सो डेबिट और क्रेडिट आपको इस तरह से समझना चाहिए। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉट नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट। आपने जो भी सेल्स किया है, उसमें से आपको जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब यह है कि उस सेल्स को करने के लिए आपने कितने खर्चे किए, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है विद दैट सेल्स। अगर आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे कि आपने सेल्स करने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, सो दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेल्स। सो अगर ऐसा कोई भी खर्चा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सेल्स के साथ, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। और उसे माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, दैट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि रॉ चीज़ हमने माइनस कर दी। देन ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मिलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें आप यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड करोगे, XYZ जो भी सेल्स है वो, यहाँ पे आपके परचेज होंगे, यहाँ पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और अगर ये सेल्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये दोनों अमाउंट कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है, एंड दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट आइडेंटिफाई हो जाएगा।
और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज योर P&L अकाउंट, जहाँ पे सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट में किया था वो हम पहले सबसे पहले खींच के लेके आएंगे। एंड दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट है तो इस तरफ आएगा क्योंकि इनकम साइड है ये। और उसके बाद हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ से माइनस करते जाएंगे। और जो भी बचेगा ना यहाँ पे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी फाइनल रिजल्ट रहेगा वो रहेगा हमारा नेट प्रॉफिट, एंड दैट इज बी कॉल्ड NP यानी कि नेट प्रॉफिट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो ये है ग्रॉस प्रॉफिट और उसमें से हमने माइनस किए सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसका जो भी डिफरेंस बचता है दैट इज अवर नेट प्रॉफिट। देन ये जो नेट प्रॉफिट है ना ये हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्यों किया? बिकॉज ये अल्टीमेटली जो है ना वो बैलेंस शीट में जाएगा। एंड बैलेंस शीट जो है वो उसके अंदर एक कैपिटल अकाउंट का सेक्शन होगा, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम, आपकी आपकी जो भी कैपिटल है, आपकी जो नेटवर्थ है, इक्विटी है, उसके अंदर वो जाके ऐड हो जाएगा। ड्रॉइंग्स ऑफ द ऑनर डिपेंड्स ऑन द नेट प्रॉफिट, जबकि ड्रॉइंग्स ऑफ ऑनर डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर आपकी ड्रॉइंग्स नहीं बनेगी। यानी कि आप जो ड्राइंग करोगे ना वो ग्रॉस प्रॉफिट में से नहीं लेकिन नेट प्रॉफिट में से करोगे। ऑब्वियसली बात है, सारे खर्चे माइनस होने के बाद ही आप उसमें से कुछ ना कुछ विड्रॉ कर सको। सारे खर्चे माइनस होने से पहले आप उन्हें कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से खर्चे यहाँ पे एग्जैक्टली होने वाले हैं। सो नेट प्रॉफिट विल अफेक्ट द ड्रॉइंग्स बट GP विल नॉट। ठीक। एंड नाउ हियर द थर्ड 3 गोल्डन रूल्स जो कि मैं बात कर रहा था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। These are the 3 golden rules which are very very important for these accounting pillars or full accounting subjects। और ये मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे ना 3 क्लासिफिकेशन बताए थे, 3 अकाउंट्स बताए थे। जो कि पहला था पर्सनल अकाउंट, किसी भी पर्सन का अगर नाम आता है तो दैट विल बी कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। दूसरा बताया था फॉर रियल अकाउंट के लिए, कोई भी असेट प्रॉपर्टी है तो वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज नथिंग बट इनकम, एक्सपेंडिचर, गेन एंड लॉसेस। ये तीनों, ये जो चारों चीज़ें हैं वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। तो अब इन सभी अकाउंट्स को लेके हमने कुछ ना कुछ रूल्स बनाए। हमने यानी कि अकाउंटिंग वालों ने अकाउंटिंग पर्पस के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, साथ में प्रॉफिट और लॉस भी होते हैं। तो सारे खर्चे जो है ना वो डेबिट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी लॉस हुआ है या जितने भी खर्चे हैं वो आपको हमेशा डेबिट करने हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज एंड इनकम्स। इनकम है तो क्रेडिट करना है और खर्चे है तो डेबिट करना है। एक बहुत ही बड़ा गोल्डन रूल वो कहता है इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। तो जितने भी एक्सपेंस है वो डेबिट होंगे, एक्सपेंसिव डेबिट, और इनकम जो है वो क्रेडिट होगी। सीधी बात, सारे एक्सपेंस डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट। ये हो गया नॉमिनल रूल का। सेकंड है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड कोई एक रूल है। पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी का नाम आ रहा है, जैसे कि एक्सपायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, HUF है, तो उन सभी का एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल जितने भी ऐसे नाम वाले जो पर्सन है उन सब के लिए एक रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसके पास से आपको पैसा लेना है ना उसको आपको हमेशा डेबिट करना है। जिसके पास से पैसा लेना है उसे हमेशा डेबिट करना है, और जिसको पैसा देना है उसको हमेशा क्रेडिट करना है। ये गोल्डन रूल आपको आंख बंद करके लिखना है कि एग्जैक्टली जिसके पास से पैसा लेना है उसे हमें डेबिट करना है हमेशा। हमेशा एक ही रूल होगा कि जिसके पास से मुझे पैसा लेना है उसे हमें डेबिट करूंगा फॉर श्योर, और जिसको मुझे पैसा देना है उसे हम 100% क्रेडिट ही करेंगे। उसके अलावा और कोई रूल नहीं। ठीक है। एंड द थर्ड वन ई फॉर रियल अकाउंट्स, यानी कि जितने भी एसेट्स है, गुड्स है, हमारी प्रॉपर्टी है, इन सब के लिए एक रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है, कम्स इन यानी कि जो भी चीज़ आ रही है बिजनेस के अंदर उसे हमेशा डेबिट करना है, और जो भी चीज़ आपके बिजनेस में से जा रही है तो उसे हमेशा क्रेडिट करना है। ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ असेट्स और प्रॉपर्टीज
ठीक है, प्रॉपर्टीज और असेट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये वाला रूल पर्सनल के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जितने भी पर्सन है उन सब के लिए ये वाला रूल एप्लीकेबल है, और इनकम एक्सपेंडिचर के लिए ये वाला रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप ये सारे रूल आपको समझ में आ गए हो। अगर किसी को चीज़ को कुछ पूछना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क। अभी से अगर आपको चीज़ें इन डेप्थ समझनी है तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों रूल्स मैंने जो समझाया आपको समझ में आया है या नहीं। अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क अगेन, सो आई विल रिपीट ऑल दीज रूल्स अगेन। क्लियर है सारे रूल्स, सबको समझ में आ गए? क्लियर एवरीवन? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। ओके, दिस वन, ओके। हाँ, सो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा खर्चा जो डे टू डे लाइफ में आ रहा है, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, यानी कि हमको कभी ना कभी वो ऑफनली हम करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे उल्टा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एक बार करते हैं एंड उसके बाद हमको 3 4 साल 5 साल के लिए हमको उसको वो वाला एक्सपेंडिचर हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड दैट इज इन रेयर सिनारियोज में होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हम डे टू डे सिनारियोज में करते हैं। तो हम ना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ना, वो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं। डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब जो हमने एडवर्टाइजमेंट की है ना, वो एक्चुअल में 1 साल के लिए नहीं की, हमने 2 3 साल के लिए एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है ना। सपोज हमने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया है, ना सपोज हमने कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया है जो कि कम से कम 3 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा, और तीनों साल का पेमेंट जो है ना वो हम आज ही कर रहे हैं फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि है फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है 25 26। सो एक ही साल में मैंने तीनों साल का पेमेंट कर दिया। अब अकाउंटिंग इस तरह से नहीं चलता। अकाउंटिंग क्या कहता है कि अगर आपने 3 साल का पेमेंट किया है तो आप इनको 3 अलग अलग साल में दिखाना चाहिए। सीधी बात है कि आपने 3 साल का पेमेंट एक साथ में किया है ना, तो आपको पहले साल में पहले साल का एक्सपेंडिचर जो भी है वो अभी दिखाना चाहिए, अगले साल और दूसरे साल का, और तीसरे साल का अगले साल। उस तरह से आपको इसका बाइफर्केशन करना है। सो सपोज आपने 90,000 का पेमेंट किया है पूरे तीनों साल का मिला के। सो जो 90,000 है ना, उसमें से पहले साल का जो खर्चा है दैट विल बी डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 साल का पेमेंट है। अब हो सकता है कि आपने नंबर ऑफ डेज में भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। सपोज ये जो 90,000 का पेमेंट है वो आपने 900 डेज के लिए किया हो, यानी कि 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। सो आपको इसको 90 यानी कि इक्वल डिवाइड ना करते हुए 900 डेज में डिवाइड करना है। 90,000 डिवाइड बाई 900, यानी कि एक दिन का कितना हुआ, 100 रुपये। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज पड़े हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि स्टार्ट हुआ था अप्रैल से लेके मार्च तक। तो आपको देखना है कि कब आपने इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि खर्चा कब किया था, तब से लेके 31 मार्च तक आपके कितने दिन बचे हुए हैं। उन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से लेट सपोज आपके पास 250 दिन बचे हुए हैं, तो यू विल मल्टीप्लाई 100 इंटू 250 एंड दैट विल गिव यू अराउंड 25,000। ठीक है, सो इस तरह से आपको डिवाइड करना है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। सो अब बात करते हैं कि जो डिफर्ड रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू तो समझ में आ गया कि जो 25,000 का जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डिफर्ड क्या है? डिफर्ड का मतलब है कि आपने पेमेंट तो आज किया है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको अगले आने वाले साल में मिलेगा। तो आने वाले साल आपके और 2 साल बचे हुए हैं ना। ठीक है, सपोज आपने करंट ईयर का फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है 30,000, आउट ऑफ दैट 90,000 में से इस साल का सिर्फ 90,000 में से सिर्फ 30,000 इस साल का है। तो अभी भी 60,000 का जो अमाउंट है ना, वो आपका अगले आने वाले 2 साल के लिए पेंडिंग है। आपने खर्चा अभी से करके रखा है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको इस साल में नहीं मिल रहा है, उसका जो बेनिफिट है वो आपको अगले आने वाले 2 साल में मिलेगा। तो ये जो है, ये है आपके लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये 30,000 जो है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा, बिकॉज ये तो करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर है इस वजह से। क्लियर? एम आई क्लियर नाउ? ओके।
and you want again fictitious assets, right? fictitious assets आपको समझ में नहीं आया था, और एनीथिंग अदर देन? नाउ fictitious assets इज नथिंग बट इसके जैसा ही सिमिलरिटीज है। fictitious यानी कि uh, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस ना होना इसका मतलब ये है कि जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो किया है, लेकिन क्या आप उस एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, छू सकते हो? इट इज इन टेंजिबल थिंग और इनटेंजिबल थिंग। वो टेंजिबल नहीं है, यानी कि आप देख नहीं सकते हो। सो इट इज एन इन यू कैन से इट इज इनटेंजिबल फॉर्म, इमेजिनरी कह सकते हैं इसके हम। ठीक है, सो इट इज एन इमेजिनरी। सो इस वजह से हम इसे कहते हैं इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस का मतलब होता है, एक तरह से हम देखें तो उसका मतलब होता है बेनामी, है ना? बेनामी हो सकता है उसका मतलब। सो दिस इज द एक्सपेंडिचर कि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर जो है ना वो एसेट नहीं है। ये फिक्टिशियस एसेट का मतलब ये कि एसेट नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है। इट इज नॉट एन एसेट, इट इज एन एक्सपेंडिचर। लेकिन एसेट हमने क्यों दिखाया? क्योंकि आगे आने वाले साल में हमको बेनिफिट मिलने वाला है, और हमने तो ऐसा देखा था कि अगर आने वाले साल में अगर हमको कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला है, सो दैट विल बी अवर असेट। लेकिन ये एक्चुअल में एसेट नहीं है, ये तो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है कि जो कि आगे आने वाले साल में जाके खत्म होने वाला है। सो इसीलिए उसका नाम पड़ा है फिक्टिशियस असेट्स। क्लियर? या सो उसके हिसाब से हमने तीन गोल्डन रूल्स देखे, कि तीन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखे, जिसमें पर्सनल अकाउंट्स के लिए अलग रूल, देन रियल अकाउंट के लिए अलग रूल, और नॉमिनल के लिए। सो पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसे पैसा लेना है उसको डेबिट करना है, जिसको पैसा देना है उसे क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी पैसा आ रहा है या फिर जो भी चीज़ आ रही है उसको हमें डेबिट करना है, और जो चीज़ जा रही है उसे हमें क्रेडिट करना है। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर है या लॉसेस है उनको हमें डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम रेवेन्यू है या गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उन सबको हमें क्रेडिट करना है। एंड दीज आर द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। डेबिट क्या करना है एंड क्रेडिट क्या करना है, ये बेस्ड है ऑन तीन गोल्डन रूल्स के ऊपर। और वो तीन गोल्डन रूल इन तीन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है। सो तीन अकाउंट गिराए हमने, तीन क्लासिफाई करके रखा कि इतने इतने हैं, और उसके हिसाब से तीन अलग गोल्डन रूल्स हमने डिसाइन किए। सो दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स। और अगर आपको ये याद रहेंगे ना, तो ही आपका आगे का जो जर्नी है इन अकाउंटिंग में, तो वो बेटर रहेगा। सो इसको आपको 100% याद रखना ही है। और ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसको याद नहीं रख सकते। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, अगर आप डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करोगे गोल्डन रूल समझने की, तो यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग इन दिस। चलिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेस्ड ऑन दी थ्री गोल्डन रूल्स। जो हमने अभी तक तीन गोल्डन रूल्स देखे हैं उनके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि आपको क्लियर आइडिया आएगा कि गुड्स फ्रॉम एबीसी कंपनी। हियर परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज एन एक्सपेंस। आपने कुछ परचेज किया है, और परचेज क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। तो याद करो वो नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि आपको जितने भी एक्सपेंस है ना, वो सबको क्या करना है? डेबिट करना है। तो एक चीज़ हमने समझ ली कि हमें एक्सपेंस को डेबिट करना है, और वो कौन सा एक्सपेंस है? हमारा परचेज एक्सपेंस है। सो हमने सबसे पहले एंट्री कर दी कि परचेज अकाउंट डेबिट। एक चीज़ डेबिट कर दी, तो अब हमें एक चीज़ क्रेडिट भी करनी होगी। जब भी आप क्रेडिट डेबिट करते हो किसी चीज़ को, तो सामने उतनी अमाउंट का हमें क्रेडिट करना चाहिए, ताकि इक्वलिटी बनी रहे। कंपनी एबीसी। अब ये जो कंपनी एबीसी है ना, ये क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है, क्योंकि नाम आया वहाँ पे, आपका कहीं कभी किसी का भी नाम आया। सो जैसे आपका नाम दिखा, तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये पर्सनल अकाउंट का रिलेटेड रूल है। और पर्सनल अकाउंट का रूल अगर आप याद करोगे तो आपने बोला था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब कंपनी एबीसी को आपको पैसा देना है या पैसा लेना है?
कंपनी एबीसी, क्या उनको आपको पैसा देना है या पैसा लेना है उनके पास से, क्योंकि आपने तो गुड्स खरीदे उनसे। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं उनसे, तो इसका मतलब ये है कि आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आपको उनको पैसा देना है, तो वो रूल याद करो फिर से कि वो रूल क्या कहता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये कौन है, गिवर है, तो इसको क्रेडिट करना है हमेशा। तो हम करेंगे कंपनी ए बी सी क्रेडिट। सो ये आपकी एंट्री बन गई। एंट्री जो पहले हमने देखा था कि व्हाट इज एंट्री, सो दिस इज योर परफेक्ट एंट्री कि परचेज एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे एंड कंपनी एबीसी जिसको हमें पैसा देना है उसे हम क्रेडिट करेंगे बेस्ड ऑन द टू रूल्स। पहला रूल हमने यूज किया नॉमिनल का, और दूसरा रूल हमने यूज किया पर्सनल का। अब जो तीन क्लासिफिकेशन किया ना, जरूरी नहीं है कि एक ही एंट्री के अंदर तीनों के तीनों रूल अप्लाई करने हैं। ऐसा कहीं कहीं लिखा नहीं है कि तीनों के तीनों रूल एक ही एंट्री में यूज होने चाहिए। अब हो सकता है दो एंट्री, एक एंट्री है उसके अंदर दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो उन दोनों अकाउंट कौन से क्लासिफिकेशन से अफेक्ट हो रहे हैं वो आपको देखना है। अगर दोनों अकाउंट रियल अकाउंट से है तो रियल अकाउंट वाला रूल अप्लाई करेंगे। दोनों अलग अलग अकाउंट से है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये नॉमिनल अकाउंट के लिए था तो हमने नॉमिनल का रूल अप्लाई किया, और ये पर्सनल अकाउंट का रूल था तो हमने पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया। तो वैसे ही आपको अलग अलग रूल अप्लाई करने पड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको कितने रूल अप्लाई करने हैं, सिर्फ तीन। और वो तीन ही रूल आपको याद रखने हैं, चाहे पर्सनल अकाउंट का हो, नॉमिनल का हो या रियल अकाउंट का हो। क्लियर। सो ये अकाउंट की एंट्री हमारी बन गई है। परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया 2,000 रुपये से, टू कंपनी एबीसी क्रेडिट किया 2,000 रुपये, सेम अमाउंट होनी चाहिए। क्लियर। सो जो पहला हम एग्जाम्पल हमको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड सेकंड। say you paid 500 rupees cash to company ABC for the above goods। अब आपने वो जो कंपनी है एबीसी उसको 500 रुपये कैश पे किया। अब अगर आपने 500 रुपये कैश पे किया, तो ये जो कैश है वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू रियल अकाउंट, क्योंकि कैश इज नथिंग बट योर असेट। तो असेट से रिलेटेड कौन सा रूल है, रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है क्योंकि आपने कैश का पेमेंट किया है किसी को। सो अगर कैश जा रहा है तो आपको कैश को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर। अब कैश को तो आपने क्रेडिट कर दिया। दूसरा, इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपको एक और चीज दिख रही है कंपनी एबीसी, जहां पर भी आपको नाम दिखाई दिया, इसका मतलब ये है कि ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल है। और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपका रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर इस टाइप का ये रिसीवर बन जाएगा, बिकॉज आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं उसके बाद से कुछ ना कुछ गुड्स मिला है। सो ही विल बी नाउ रिसीवर एंड वी विल डेबिट कंपनी एबीसी डेबिट। अब इसमें रुपये दिए हैं 500 रुपये, तो आपको डेबिट करना है 500 रुपये, और सेम 500 रुपये का कैश आपके बिजनेस में से चला जाएगा। एंड दिस इज योर एंट्री। तो सेकेंड एंट्री, आपने किसी को कैश का पेमेंट दिया है, तो कि जिसको पेमेंट दिया है वो डेबिट हो जाएगा। और क्या किया है, क्या या तो कैश में पैसा दिया होगा या तो बैंक से पैसा दिया होगा। कैश की जगह अगर आपने बैंक दिया हो तो आपको जो भी बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर आपको कैश की जगह आपने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से आपने पैसा दिया है, तो यू विल सिलेक्ट आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। क्लियर। थर्ड, लेट्स से यू परचेज अ फर्नीचर फॉर 3,500 इन कैश। देखो दो चीजें हैं, एक तो आपने फर्नीचर लिया है, फर्नीचर क्या है आपके लिए असेट है, तो आपका कौन सा अकाउंट का रूल होगा, रियल अकाउंट का रूल पहले तो अफेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपने कैश में दिया है, कैश में पैसा दिया है, नाउ कैश इज ऑल्सो योर असेट। और अगर ये असेट है तो इस पे भी कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। तो एक ही ऐसा ट्रांजेक्शन है, जो ऐसा एक ट्रांजेक्शन हमको देखने को मिला कि उसके अंदर दोनों ही रूल जो है ना वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो देखो बिजनेस में क्या आ रहा है, सबसे पहले आ क्या रहा है कि उसका जो पहला रूल है ना, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में एक्चुअली क्या आया, आपकी बिजनेस में एक तो सबसे पहले फर्नीचर आ गया, फर्नीचर आ गया, तो हम सबसे पहले जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं। सो डेबिट करेंगे हम 3,500 रुपये से, फर्नीचर डेबिट कर दिया बिकॉज आ रहा है फर्नीचर। साथ में ही आपका कैश भी तो जा रहा है, तो कैश अगर जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे एंड दैट विल बी अराउंड 3,500 रुपीज। सो एंट्री हमेशा मैच होनी चाहिए, जितना आप पैसा डेबिट करोगे उतना ही पैसा आपको क्रेडिट करना है, वहाँ पे एक भी रुपये का एक पैसे का भी फर्क नहीं होना चाहिए।
ठीक है। सो ये दोनों ही ट्रांजेक्शन, आपको ट्रांजेक्शन अच्छे से समझना है कि आपने इस ट्रांजेक्शन में एक्चुअल क्या किया। आपने फर्नीचर लाए और कैश पे किया, और दोनों ही जो है ना, फर्नीचर और कैश दोनों ही रियल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों असेट है। तो उनके हिसाब से आपने रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, और रूल अप्लाई करके आपकी एंट्री रेडी हो गई। एंड दिस इज योर रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्रीज। क्लियर। फोर्थ वन, से यू सेल 1700 वर्थ ऑफ गुड्स टू कंपनी ए। नाउ आपने क्या किया है, इस ट्रांजेक्शन को आपको अच्छे से डिसाइड करना है कि आपने कुछ गुड्स बेचे हैं। नाउ यू सोल्ड सम गुड्स, कितने रुपए के, 1700 रुपए के, किसी कंपनी को बेचे हैं, कंपनी ए को बेचे हैं। तो दो चीजें आपको दिखाई दे रही है जो मैंने अंडरलाइन की है, जो मैंने हाईलाइट की है। सबसे पहला है कंपनी ए पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये कौन है, रिसीवर है, क्योंकि मुझे उसके पास से पैसा लेना है। सो आई विल डेबिट कंपनी ए, कंपनी ए को मैं डेबिट कर दूंगा, बिकॉज मुझे उससे पैसा लेना है। एंड रिसीवर को पैसा लेना है, कितना रुपए है, 1700 रुपए। और सेल किया है मैंने, तो सेल क्या है, मेरी इनकम है। सेल इज नथिंग बट इट इज माई इनकम। और एक रूल है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर है उनको डेबिट करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये क्या है, हमारी इनकम हो गई, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इनकम कौन सी इनकम है, हम स्पेसिफिकली लिखेंगे कि इट इज सेल्स इनकम, सेल्स क्रेडिट 1700 रुपए। क्लियर। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट योर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि आपको सबको गोल्डन रूल्स स्पेसिफिकली समझ में आ गए हो, और हमने जो चार पांच एग्जांपल देखे उसको भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। अब इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में किसी को भी कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप यहाँ पे आप पूछ सकते हो अपने जो भी डाउट्स है। Anyone having any doubts or questions or queries till now in the entire chapter? देखिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज देखिए, बेसिक टर्म्स देखिए, ताकि हमको आगे जाके फ्यूचर में हमको पता चले कि क्या टर्म्स हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या यूज़ करेंगे, कौन सी पार्टी को किस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसका टर्मिनोलॉजी हमने डिसाइड किया। और उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन गोल्डन रूल्स, वो हमने आइडेंटिफाई किया कि तीन गोल्डन रूल्स कैसे डिसाइड होते हैं, कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, और कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट होगा, वो हमने डिसाइड किया ऑन दीज थ्री गोल्डन रूल्स। और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे रिलेटेड टू दीज रूल्स। तो हमने कुछ एंट्रीज भी बना के देखी कि किस तरह से हमें एंट्रीज करनी है इन दी अकाउंटिंग लैंग्वेज। क्लियर। नो डाउट टिल नाउ, एज ऑफ नाउ। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं, एंड वी विल अगेन कम बैक फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, फॉर द नेक्स्ट लेसन्स। थैंक यू सो मच।